तो आज हम लोग ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ब्लड चैप्टर के बारे में। ठीक है, जिसका मतलब होता है खून। इसमें हम लोग तीन चीज़ पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे एक ब्लड के बारे में, फिर ब्लड वेसल्स के बारे में, फिर हार्ट के बारे में। लेकिन हमने स्टार्ट किया है कि पहले पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में, फिर पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, फिर लास्ट में पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग तीन चीज़ को पढ़ते हैं। एक ब्लड को, ब्लड वेसल्स को, हार्ट को, जानेंगे तीनों चीज़ क्या है। और लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम में लिम्फ, लिम्फेटिक वेसल, लिम्फेटिक नोड्स। तो हमारे अंदर ये दोनों सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। यहाँ से सवाल भी बहुत आएगा। तो जैसा कि जान रहे हैं कि हम लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, तो इसके अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग ब्लड वेसल्स के बारे में। जानेंगे कि ब्लड वेसल्स क्या है, ब्लड वेसल्स का प्रकार क्या है। तो यहाँ पर एक सवाल सॉल्व करते हैं। निम्न में से क्या परिसंचरण तंत्र का कार्य नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम? जैसा कि हम बताएं कि सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है। एक तो आता है ब्लड, फिर एक आता है ब्लड वेसल्स और हार्ट। तो इन तीनों का जो फंक्शन होगा वही सर्कुलेटरी सिस्टम का भी फंक्शन होगा। इन तीनों का जो फंक्शन नहीं होगा वही सर्कुलेटरी सिस्टम का भी फंक्शन नहीं होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन, हाँ ब्लड करता है पोषक पदार्थ का परिवहन हमारे शरीर के अंदर। खून ही तो हमारे शरीर के अंदर एक जगह से पोषक पदार्थ को दूसरे जगह ले जाएगा। श्वसन गैसों का परिवहन, हाँ जैसे ऑक्सीजन का भी परिवहन करता है ब्लड, एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्ट, नाइट्रोजन वजनीय पदार्थों का परिवहन, मतलब खराब जो नाइट्रोजन वेस्ट पदार्थ है हमारे अंदर, उसका भी ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है? ब्लड करता है कि नहीं करता है? सोचो। और इन दोनों ऑप्शन में कन्फ्यूजन। एक है ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, सोचिए फिर बताते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है जटिल भोजन पदार्थों को तोड़ता, यानी कि हमारे अंदर जो कॉम्प्लेक्स फूड है, जटिल भोज है, उसको तोड़ने का काम खून का नहीं है। ये जब पाचन तंत्र बताएंगे, जब बहुत सारा एंजाइम निकलता है उसमें से डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो वो तोड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। तो याद रखेंगे ये तीनों ब्लड का भी काम है और सर्कुलेटरी सिस्टम का भी काम है। सर्कुलेटरी सिस्टम जब भी बोले तो रक्त परिसंचरण तंत्र, इनके अंदर क्या क्या आ जाएगा? हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। which one of which type of circulatory system does not found in human? मनुष्य में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाएगा? तब मनुष्य में लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, अभी दिखाए हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, जिसके अंदर हम लोग ब्लड वेसल्स, हार्ट को पढ़ते हैं। ओपन नहीं पाया जाता, हम लोग में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। हम लोग के शरीर के बाहर खुला परिसंचरण तंत्र थोड़ी है, शरीर के बाहर खून थोड़ी बहता है, शरीर के अंदर बहता है। इसी कारण ये इसी कारण कौन सा नहीं पाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा खुला परिसंचरण तंत्र। फिर है यहाँ पे सवाल कि मनुष्य में रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? रुधिर मतलब खून, मतलब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का खोज मनुष्य में किसने किया? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब कि कैसे खून शरीर के अंदर बहता है, कैसे कहाँ कहाँ जाता है, हार्ट से, दिल से, कैसे हमारे धमनी और सिरा में जाएगा खून, आर्टरी वेन में। इसका खोज किसने किया? इसका खोज किया था विलियम हार्वे। अब ब्लड ग्रुप का भी कह दे कि ब्लड ग्रुप का खोज कौन किया था? तो लैंड स्पिनर। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण तंत्र, विलियम हार्वे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर द पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन? निम्न में से कौन सा मनुष्य में परिसंचरण तंत्र का भाग है? तो हम बताएं हैं कि रक्त परिसंचरण तंत्र का भाग तीन चीज होता है। एक होता है ब्लड, फिर एक होता है ब्लड वेसल्स, फिर एक होता है हार्ट। तो इसमें से सभी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ यहाँ पे देखो, निम्न में से कौन सा एक रुधिर नलिका का प्रकार नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स? अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में, यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो देखो इसमें से पूछ रहा कौन सा ब्लड वेसल का एक प्रकार नहीं है। तो देखो ब्लड वेसल का तीन प्रकार होता है, हम दिखा रहे हैं यहाँ पे फिगर। ये देखो, इससे समझ में आएगा ब्लड वेसल, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी ब्लड वेसल्स को बोलेंगे हिंदी में रुधिर नलिका। ब्लड वेसल्स, देखो ब्लड वेसल्स तीन तरीके का होता है। ब्लड वेसल्स का मतलब समझो कि हमारे शरीर के अंदर एक पाइप है, जिसमें क्या बहता है? खून बहता है। जैसे घर में पाइप में पानी बहेगा, उसी तरह शरीर के अंदर एक पाइप है हमारे, जिसमें ब्लड बहेगा। तो ब्लड वेसल के तीन प्रकार होते हैं।
इसके से शरीर में खून बहता है। हमने बता दिया कि ब्लड वेसल के 3 प्रकार कौन कौन होते हैं। एक होते हैं धमनी, जिसको आर्टरी बोलते हैं। ये देखिए लाल कलर का जो है ये धमनी है, जिसको आर्टरी बोलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश हिंदी दोनों में नाम याद रखेंगे इसका। फिर इधर है वेन, ये नीला कलर का जो दिखाई पड़ रहा है इसको बोलते हैं वेन, जिसको सीरा बोलते हैं। अपने हाथ में भी तुम देखोगे ऐसे तो वेन दिखाई पड़ेगा, नस, वही है वेन। फिर ई धमनी और सीरा यानी कि आर्टरी और वेन को जो आपस में जोड़ता है, ये बीच में जो ये दिखाई पड़ रहा है पाइप, इसी का नाम है कैपिलरी यानी कि कोशिकाएं। तो ब्लड वेसल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक तो होता है धमनी, जिसको आर्टरी बोलते हैं। एक होता है वेन, जिसको सीरा बोलते हैं। और धमनी और सीरा को दोनों आपस में जोड़ता है एक पाइप, उसी को बोलते हैं कैपिलरी या कोशिकाएं। इन सभी के अंदर ही क्या होता है? ब्लड फ्लो हमारे शरीर के अंदर। तो बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा रुधिर नलिका का प्रकार नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ब्लड वेसल? तो ब्लड प्लाज्मा नहीं, आर्टरी है, वेन है, कैपिलरी, ये तीनों ब्लड वेसल का प्रकार है। फिर से यहाँ पे बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन असेंडिंग ऑर्डर बाय थिकनेस? निम्न में से कौन मोटाई के अनुसार बढ़ते क्रम में है? मोटाई के अनुसार बढ़ते क्रम में है मतलब कि आर्टरी, वेन और कैपिलरी बताए ना, तो सबसे पतला कौन है और सबसे मोटा कौन है? तो देखो एक ट्रिक है, इसका याद रखो, AVC। AVC, ए मतलब कि आर्टरी, वी मतलब कि वेन, सी मतलब कैपिलरी। सबसे मोटा होता है आर्टरी यानी कि धमनी, उससे पतला होगा वेन यानी कि सीरा, और सबसे पतला हो जाएगा कैपिलरी यानी कि कोशिकाएं, मोटाई के आधार पे। तो सबसे मोटा कौन हो जाएगा? ये AVC ट्रिक बताएं। AVC सबसे मोटा हो जाएगा आर्टरी यानी कि धमनी, सबसे उसके बाद उससे थोड़ा कम मोटा होगा वेन यानी कि सीरा, और सबसे पतला हो जाएगा कैपिलरी आर्टरी। देख रहे हो ये कितना पतला है? वही चीज़ पूछ रहा मोटाई के आधार पे। कभी आपसे पूछ दे कि सबसे सबसे ज़्यादा मोटाई किसका है धमनी, सीरा और कैपिलरी में, तो बोल देंगे सबसे ज़्यादा मोटा है धमनी, जिसको आर्टरी बोलते हैं। सबसे पतला कैपिलरी, जिसको कोशिकाएं बोलते हैं। ऐसे कौन सी रुधिर नलिका केवल एक ही परत से बनी होती है? एक सेकेंड डिस्टर्ब हो गया। तो कौन सी रुधिर नलिका केवल एक ही परत से बनी होती है? रुधिर नलिका मतलब ब्लड वेसल। कौन सा ऐसा ब्लड वेसल्स है जो केवल एक ही परत से बना होगा? आप भी दिमाग लगा सकते हैं, जो सबसे पतला ब्लड वेसल होगा वही तो एक ही परत से बना होगा। और सबसे पतला ब्लड वेसल कौन बताया था? बताइए। सबसे पतला ब्लड वेसल बनाया था कैपिलरी यानी कि कोशिकाएं। कोशिकाएं याद रखेंगे। कैपिलरी के बारे में एक फैक्ट और यहाँ पर लिखा है, देखो दिखा रहे हैं। कैपिलरी इतना पतला होता है कि इनमें से कोई भी गैस का आदान प्रदान हो जाएगा, जबकि धमनी और सीरा में से गैस का आदान प्रदान इजली नहीं होता है। लेकिन जो कैपिलरी होता है कोशिकाएं, वो इतना बहुत ही पतला रहता है। बस इतना याद रखा, अभी तो याद कराएं। इतना पतला होगा कि कोई भी गैस का आदान प्रदान इसमें से हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा कोशिका, कैपिलरी। फिर से यहाँ पर बोल रहा है रुधिर और कोशिकाओं के बीच पोषक पदार्थ, वर्ज्य पदार्थ, गैसों का आदान प्रदान कौन करता है? यानी कि रुधिर मतलब ब्लड, कोशिकाएं मतलब सेल। तो देखो सेल और ब्लड के बीच, सेल हमारे शरीर में जो सेल होता है, सेल और ब्लड के बीच जो न्यूट्रिएंट्स होता है, पोषक पदार्थ या फिर गैस होता है, उसका आदान प्रदान कौन करेगा? आर्टरी, वेन, कैपिलरी में। तो इसका आंसर हो जाएगा, सोचो कौन? कैपिलरी। कैपिलरी क्यों ऐसा करता है? क्योंकि हम बताए हैं कि धमनी, सीरा और कैपिलरी में कैपिलरी ही इतना क्या है? पतला है। ये कैपिलरी ही इतना पतला है कि यहाँ से कोई भी गैस आदान प्रदान हो जाएगा, यहाँ से कोई भी नाइट्रोजनियस वेस्ट आदान प्रदान हो जाएगा, यहाँ से कोई भी पोषक पदार्थ आदान प्रदान हो जाएगा हमारे सेल के अंदर खून से। अगर खून में गैस होता है, खून गैस लेके ट्रैवल करता है ऑक्सीजन से, यहाँ से हमारे शरीर में आदान प्रदान कर देगा कैपिलरी के माध्यम से। कोई भी पोषक पदार्थ खून लेके आता है, अभी बताए थे ना सबसे आगे में फंक्शन, तो वो हमारे शरीर में आदान प्रदान कर देगा सेल के अंदर, ठीक है। लेकिन धमनी और सीरा मोटा होता है, तो यहाँ से क्या है? गैस का आदान प्रदान होना नामुमकिन के बराबर है। कैपिलरी, कैपिलरी के बारे में 2 याद रखें।
दो बात कि ये सबसे पतला ब्लड वेसल है, रुधिर नलिका है। दूसरा, यह इतना पतला है कि इसमें से कोई भी गैस या पोषक पदार्थ या फिर नाइट्रोजनियस वेस्ट होता है वह शरीर से सेल से ब्लड के बीच में आदान प्रदान हो जाएगा। तीसरी बात याद रखें कि यह बीच में रहता है, यह धमनी और सिरा यानी कि आर्टरी और वेन को जोड़ने का काम करता है। यही है धमनी। तीन बात याद रखें, फिर से यहाँ पे याद रखें। देखो क्या है, धमनी और सिराएं जुड़ी होती है। अभी वो तो पता है कि यह धमनी एक एक सिरा, इस दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? कैपिलरी, जिसको इंग्लिश में बोलते हिंदी में बोलते हैं कोशिकाएं। कैपिलरी इंग्लिश में भी नाम रखेंगे क्वेश्चन में। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि क्या होता है धमनी, क्या होता है सीरा। कैपिलरी तो समझ गए, लेकिन धमनी और सीरा को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप हार्ट जो पढ़ाएंगे आगे हृदय उसको समझ पाइएगा। देखो धमनी और सीरा में अंतर याद रखना। धमनी को इंग्लिश में बोलते हैं आर्टरी और सीरा को इंग्लिश में बोलेंगे वेन। इसका काम क्या है कि मान लीजिए कि हार्ट है और ये क्या है, ये बॉडी है, ठीक है ना। तो अगर इस धमनी का काम क्या है कि धमनी हार्ट से लेके बॉडी के बीच में खून पहुंचाता है। धमनी क्या करता है, यह हार्ट से लेके बॉडी के बीच में खून पहुंचाएगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यह रुधिर यानी ब्लड को हृदय से विभिन्न भाग अंगों तक पहुंचाता है। लेकिन सीरा इसका उल्टा है। इसका काम क्या है कि यह बॉडी से लेके हार्ट तक हमारे शरीर में खून पहुंचाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, इसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होगा। शुद्ध रुधिर मतलब प्योर ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा हो। तो देखो इसमें प्योर ब्लड प्रवाहित होता है, किस में? धमनी में कौन सा ब्लड प्रवाहित होगा? प्योर, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो। इस ट्रिक से क्या याद रखेंगे कि धमनी से याद रख लेंगे धनी आदमी है तो इसके अंदर शुद्ध खून ही तो प्रभावित होगा। ऐसे सीरा में यानी कि वेन में अशुद्ध खून प्रभावित होता है, यानी कि इसमें कौन सा खून प्रभावित होगा? शुद्ध, इसमें शुद्ध। फिर से याद रखेंगे, इसमें रुधिर अधिक दाब और गति से प्रभावित होगा। धमनी में क्या है, चूँकि ये हार्ट पंप कर रहा था, हार्ट बहुत तेज़ी से पंप करता है खून, तो इसमें बहुत ही अधिक दाब और गति से खून प्रभावित होगा। लेकिन सीरा में इसमें रुधिर यानी कि ब्लड कम दाब और गति से प्रभावित होगा। क्यों? क्योंकि बॉडी से हार्ट की ओर जा रहा है, तो बॉडी ज़्यादा पंप नहीं कर पाता है खून पंप करने का असली काम करता है हार्ट। तो हार्ट बहुत तेज़ी से पंप मारता है ताकि वह खून बॉडी तक पहुंच जाए, जबकि बॉडी से हार्ट के पास आने रहता है तो धीरे से पंप करता है, तेज़ी से नहीं। फिर चौथा, इसमें कोई कपाट नहीं होता है। कपाट होगा भी कैसे? एक बार मारता है हुचका के हार्ट जो है, एक हृदय एक बार मारता है हुचका के खून इतना तेज़ी से कि वापस आ ही नहीं पाएगा। मतलब कि ऐसे मारा हुचका के, इसमें देखो दिखाते हैं, ये हार्ट है और ये बॉडी है। एक बार मारा इसे हुचका के इतना तेज़ी से कि वापस ये इधर आ ही नहीं पाएगा। जिसमें कपाट का मतलब ये होता है कि एक ऐसे किमारी लगा देना कि वापस अगर खून है तो इसको रोक ले। तो ऐसा कपाट वगैरह नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि एक बार मारेगा इतना हुमचा के खून हृदय हमारे बॉडी में कि वापस ये आ ही नहीं सकता, इसी कारण कपाट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें कपाट की ज़रूरत होती है। क्यों? कि बॉडी है और ये हार्ट है। तो हम बताएं कि सीरा में जो बॉडी से हार्ट की ओर खून जाता है ब्लड, तो ये तो बहुत ही कम गति से जाता है। बॉडी जो है खून को पंप बहुत ही कम गति से करता है, तो हो सकता है कि वापस कहीं ऐसे भेजे और वापस के खून ऐसा ना आ जाए, वापस लौट के खून इस तरफ आ ना जाए। इसी कारण यहाँ पे कपाट लगा दिया जाता है। इसमें खून बहुत तेज़ी गति में बहता है धमनी में, इसी कारण यहाँ पे कपाट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें स्लो गति में पंप करता है तो कहीं वापस घूम के आ नहीं जाए, इसी कारण इसमें कपाट की ज़रूरत है। फिर इसके बाद याद रखना है, ये दोनों बात याद नहीं रखना है। ये याद रखें
कि जो धमनी है मरने के बाद यह खाली हो जाता है आदमी का। मतलब अगर कोई आदमी मर गया तो उसके धमनी में खून नहीं बहेगा, लेकिन अगर कोई आदमी मर भी गया तो उसके बाद भी उसकी सीरा में खून बहता है। ठीक है। फिर यहाँ पे याद रखना है, यह शरीर के अधिक गहराई पर होता है। मतलब जो धमनी है, ऊपर से जो नस दिखाई पड़ता है वो धमनी नहीं, वो सीरा है। हाथ का नस देखिएगा तो सीरा है, वो सीरा है। लेकिन धमनी जो अधिक गहराई में रहता है, अगर उसको बहुत गहराई में रहता है हमारे शरीर के अंदर, उसको अगर एक बार भी गलती से अगर कहीं चोट लग गया, कट फट गया, तो उसमें से खून रुकना आसानी बात नहीं जल्दी से रुकेगा, क्योंकि उसके अंदर तो बहुत तेज़ी से फ्लो होता है खून, क्योंकि हार्ट क्या करता है, पंप करता है। लेकिन जो सीरा होता है, वेन, वो हमारे शरीर के ऊपरी सतह पर पाया जाता है। ऊपरी से देखोगे दिखाई दे देगा। लेकिन जो धमनी है यानी कि आर्टरी, वो हमारे शरीर के अंदर बहुत ही गहराई में पाया जाएगा। फिर एक चीज़ और बता रहे हैं, आपसे कभी पूछे, यह अपवाद है यहाँ पे लिखा हुआ कि शुद्ध खून किस में प्रभावित होता है, शुद्ध खून किस में फ्लो होगा, शुद्ध खून किस में प्रवाहित होगा, तो आप बोलिएगा धमनी यानी कि आर्टरी। लेकिन अगर कहीं लिखा हुआ है फुसफुस धमनी, फुसफुस धमनी का मतलब फुसफुस जहाँ पर भी शब्द आ जाए इसका मतलब है लंग्स वाला धमनी। तो फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त प्रभावित होगा, जबकि सिर्फ धमनी बोले तो शुद्ध खून। अब फुसफुस सीरा बोल दे तो इसमें शुद्ध खून, जबकि सिर्फ सीरा बोल दे तो अशुद्ध खून। ठीक है। हमने तो ये बता दिया है, लेकिन एक वीडियो अभी दिखा रहे हैं खान सर का, वो इस चीज़ को और अच्छे से समझा रहे हैं, आपको समझ में आएगा। धमनी और सीरा के बारे में बताएंगे डिटेल में, ध्यान से समझे। ठीक है। PDF भी दे दिए। अब हम समझते हैं ब्लड के बारे में कि ब्लड शरीर में किसके माध्यम से घूमता है। इस पार्ट में हम ये देखेंगे कि शरीर में ब्लड किस माध्यम से घूमता है, सीरा और धमनी क्या होते हैं। फिर एक नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे हार्ट, दिल के बारे में, और ये समझेंगे कि दिल में कितने चैम्बर होते हैं वो समझें। और एक अगले वीडियो में हम आपको ब्लड प्रेशर, ECG वगैरह नापना बता देंगे कि कैसे पता चलता है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र क्या होता है। किसी चीज को ले आने या ले जाने चीज को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन। यहाँ से वहां जा रहा है, वो सर्कुलेट कर रहा है। उसी तरह से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है, ब्लड घूमते रहता है, तो इसे हम कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त परिसंचरण। रक्त के फ्लोटिंग यानी परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था। ये जो बॉडी के अंदर रक्त घूमता है, जो फ्लो करता है, आप अगर इसे ध्यान से समझेंगे तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा। किसी के शरीर को काटिए तो ब्लड बड़ी तेज फेंकता है, जैसे हम अपना काटेंगे तो ब्लड बहुत तेजी से फेंकेगा। लेकिन तेलचट्टा पे चढ़ जाइएगा तो उसका ब्लड तो सफेद होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। तो खैर ये हम नहीं कह रहे हैं कि उसका ब्लड मतलब होता नहीं, उसमें भी ब्लड होता है। तो तेलचट्टा पे अगर चढ़िएगा तो उस तेलचट्टा पे अगर आप मार दीजिएगा तो उसका ब्लड फ्लो करके तेजी से बाहर नहीं आता है, वहीं पड़ा रह जाता है। आप घोंघा देखे होंगे, स्नेल वगैरह, उसको मारिएगा तो उसका ब्लड जो होता है, स्नेल देखे आप लोग, स्नेल देखे होंगे, पानी वगैरह में रहते हैं, को मारने पर ब्लड नहीं आता है तेजी से। तो इससे तो दो चीज स्पष्ट हो गया कि कुछ ऐसे जीव हैं जिनके अंदर जो ब्लड है वो प्रेशर से बह रहा है, और कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनके अंदर ब्लड बिना प्रेशर के बह रहा है। तो देखिए, प्रेशर लगाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक खास नली चाहिए। बिना नली यानी बिना पाइप के आप प्रेशर नहीं लगा सकते। आप पानी को इसे जमीन पे छीट के इसे पैर से मार मार के प्रेशर बना लीजिएगा, नहीं बना पाइएगा। यानी जिनमें ब्लड प्रेशर से जा रहा है उनके अंदर खून को ले जाने वाली नसें हैं। तो देखिए, जिनके अंदर प्रेशर नहीं है उनके अंदर नस नहीं है। तो जिसमें नस यानी नर्व्स नहीं होती है उनके अंदर ब्लड प्रेशर से नहीं जाता है और ब्लड पूरे शरीर में ऐसे ही घूमते रहता है, उन्हें कहते हैं ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला रक्त परिसंचरण। इसको PDF में पूरा लिख दिए हैं, आप डिस्क्रिप्शन से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां आपको पूरा दिखेगा। यहाँ हम बस समझने के लिए लिखे हैं। तो ओपन ब्लड सर्कुलेशन, क्या हमारे शरीर में ओपन ब्लड घूम रहा है? नहीं, हमारे शरीर में ब्लड नसों में घूम रहा है। तो हम लोग आते हैं क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन, ओपन वाले में नहीं आते हैं।
ओपन ब्लड सर्कुलेशन के लिए जरूरी है कि उस जीव का कंकाल उसके शरीर के बाहर रहना चाहिए। यानी घोंघा देखिएगा, सीप देखिएगा, शंख देखिएगा, ये सब जीव है, मरने के बाद इनका केवल बाहर का कंकाल बचता है। तो इनके शरीर में जो कंकाल होता है वो बाहर होता है। अब आप कहिएगा कि सर बाहर क्यों होता है? तो बाहर इसलिए होता है कि रक्त को घूमने के लिए तो नस है ही नहीं है, कोई ब्लड वेसल नहीं है, और अगर बाहर कंकाल नहीं रहेगा तो ब्लड बाहर आके इकट्ठा हो जाएगा, तो किसी और ब्लड ज्यादा हो जाएगा, किसी और ब्लड कम हो जाएगा। तो इसीलिए उनके बाहर कंकाल रहता है ताकि ब्लड के फ्लो से उनकी आकृति न बदले। तो आपसे कहेगा क्वेश्चन की ओपन ब्लड सर्कुलेशन की परिभाषा, तो 3 चीज याद रखिएगा। इनमें ब्लड किसी नली में नहीं बहता है, खुले पूरे शरीर में बहता आता है, इसे ओपन ब्लड कहते हैं। इनमें किसी भी प्रकार का ब्लड प्रेशर नहीं पाया जाता है, दूसरा। तीसरा, इनका कंकाल इनके शरीर के बाहर रहता है। जैसे घोंघा, सीप, शंख इत्यादि किसमें आते हैं? ओपन ब्लड सर्कुलेटरी में आते हैं। तेलचट्टा, कीड़े मकोड़े, ये सब किस में आते हैं? ओपन ब्लड में आते हैं। ब्लड प्रेशर से नहीं बहता है उनके शरीर में, समझ में? और हम लोग किस में आते हैं? क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन में। इसका ठीक उल्टा हो जाएगा क्लोज में क्या होगा? ब्लड एक क्लोज नली में बहेगा। नली में बहने की वजह से उनमें एक खास प्रेशर होगा, जैसे हम लोग का ब्लड का प्रेशर होता है 120/80। वो अभी समझ जाएंगे कि क्या होता है 120/80, और आपको निकाल के दिखा देंगे कि कैसे निकाला जाता है। तो हम लोग में एक प्रेशर होगा। दूसरा, हम लोगों में जो हड्डियां होती है वो शरीर के अंदर होती हैं, बाहर नहीं होती हैं, समझ में? हम लोग की हड्डियां शरीर के अंदर होती है, बाहर चमड़ा और मांस होता है। तो ये हो गया क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अब ये मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? इनमें कुछ जीव के शरीर के कुछ हिस्से में ब्लड नस के माध्यम से जाता है और कुछ हिस्से में ऐसे ही खुला बहता है। जैसे मान के चलिए कि कोई ऐसा जीव है, जैसे सिंपल एग्जांपल मछली का, तो मछली का जो पूंछ का एरिया है या फिर फ्लैपर पंख वगैरह है, उसमें जो ब्लड जाता है वो नली के माध्यम से जाता है, वेसल के माध्यम से। अब जो शरीर, मछली के शरीर जो होता है उसमें नस नहीं होती है, इसलिए मछली को काटिएगा तो ब्लड उस रफ्तार से नहीं फेंकेगा जिस रफ्तार से मुर्गा काटने वक्त फेंकता है। तो वैसे जीव जिनके शरीर के कुछ दूरी तक नस रहती है, उसके बाद नस नहीं रहती है, उन्हें मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। समझ में आप लोग को? तो ब्लड सर्कुलेशन का कितना हिस्सा हो गया? हम लोग 3 हिस्सा देखे। मानव में कौन सा होता है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद परिसंचरण तंत्र। अब बंद परिसंचरण तंत्र के लिए जरूरी क्या है? ब्लड वेसल जरूरी है, यानी रक्त नलिकाएं जरूरी हैं जिसमें से रक्त प्रवाहित होगा। तो रक्त नलिकाएं यानी ब्लड वेसल जरूरी है। तो रक्त नलिकाएं की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। अब ये जो रक्त नलिकाएं होती हैं वो एक पाइप के समान होती हैं, अंदर से क्या होती है? खोखली होती है। अंदर से कैसी होगी? खोखली। जैसे समझिए, मान लीजिए ये एक पाइप है, तो ये भी वेसल है, इसमें भी खाली जगह है, तभी तो ये मारकर अंदर चला जा रहा है। तो एक एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि जो रक्त नलिकाएं यानी जो ब्लड वेसल होती हैं, उनके खाली जगह को, अंदर के खाली जगह को क्या कहते हैं? तो उसे ल्यूमेन कहते हैं। क्या कहेंगे? ल्यूमेन। आपको ब्लड में पढ़ा दिए थे कि हमारे शरीर में 180 से 200 ग्राम कोलेस्ट्रॉल की मात्रा रहती है, यानी फैट की मात्रा। अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रहेगा तो वह कोलेस्ट्रॉल यानी चर्बी इस नस के अंदर जो खाली जगह है ल्यूमेन, उसमें चिपक जाएगा और नस पतली हो जाएगी, जिस वजह से ये फटने की दर हो जाता है या हार्ट अटैक हो सकता है। यानी ब्लड वेसल यानी रक्त नलिकाओं के अंदर के खाली जगह को हम क्या कहते हैं? उसके खाली जगह को हम ल्यूमेन कहते हैं। समझ में आ गया? अब ये जो रक्त नलिकाएं होती हैं ये 2 प्रकार की, धमनी, सिरा, आर्टरीज और वेन्स के नाम से जानते हैं। चलिए इसमें हम लोग अंतर स्पष्ट कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें इनमें होती हैं। चलिए देखते हैं। धमनी, धमनी को इंग्लिश में कहते हैं आर्टरीज, और सिरा इसको इंग्लिश में कहते हैं वेन्स। देखिए धमनी जो होता है ना, इसमें शुद्ध रक्त जाता है। इसको याद करने का एक ट्रिक समझिए। ध से धमनी, ध से धनी लोग, ये केवल एक ट्रिक है। कुछ लड़के आप लोग में ऐसे होते हैं ना कि आपको समझने के लिए कुछ ट्रिक देते हैं ना, तो वो लोग बाबू टॉपिक छोड़ के उसमें चले जाते हैं कि सर ने ऐसा क्यों बोला। अरे भैया, हम आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ही तो आप किसी टीचर के पास जाते हैं या समझाने के लिए वीडियो देखते हैं। तो हमारा मकसद है आपको समझाना, तो आप समझने की उस पर ध्यान दीजिएगा। आप मेरे शब्द को पकड़ लेते हैं, कहने लगते हैं सर ऐसा क्यों बोल दिए। अरे भैया, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। देखिए, ध से होता है धमनी और ध से होता है धनी लोग। धनी लोग थोड़ा शुद्ध दिखते हैं, कपड़ा उपड़ा ठीक ठाक रहता है, समझ में? अभी मत कहिएगा कि सर आप गरीब की बुराई
बुराई कर रहे हैं भैया, हम समझने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा हम किसी का हम बुराई उराई नहीं कर रहे हैं, सब शुद्ध होते हैं, अच्छे होते हैं। अरे भाई गरीब लोग के पास ही ज्यादा दिल होता है, अमीर वाले तो केवल इंसान होते हैं, इंसानियत कम होती है। अब कोई बुरा मत मानना भाई इस बात का। तो ये जो होता है धमनी, समझिए ध्यान से, तो ध से हो गया धनी, ध से हो गया धमनी। तो धनी लोग थोड़ा शुद्ध दिखते हैं, तो ध से धमनी, ध से धनी, धनी, तो उसी से याद रखिएगा शुद्ध। और इंग्लिश में भी ट्रिक है, ए से होता है आर्टरीज, यानी आर्टरीज, ए से ए ग्रेड, ए ग्रेड मतलब अच्छा खून, ए ग्रेड का खून आर्टरीज में, शुद्ध खून, तो शुद्ध या किसे याद रखिए, ध से धनी, तो धमनी में। ये समझ में आ गया, उसी का उल्टा कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा, एक ही याद रखिए। अब हम इसमें समझते हैं, तो बच्चा वाला चीज है, आप लोग को याद रहना चाहिए, हमको क्या जरूरत है ट्रिक से समझाने का। पहला समझते हैं, धमनी जो होता है ना, वो ब्लड को हार्ट से लेकर बॉडी की ओर जाता है, हार्ट से बॉडी की ओर जाता है। ये इसकी सबसे मेन परिभाषा है, सबसे बड़ा मेन परिभाषा है कि वैसा नस जो हार्ट से बॉडी की ओर जाए उसको हम कहते हैं धमनी। अब दूसरा चीज देखिए, हार्ट से जब जाता है धमनी किधर, बॉडी की ओर, तो इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, प्रेशर इतना भयानक रहता है कि इसमें प्रेशर की मात्रा ज्यादा रहती है। वो प्रेशर कितना होता है, 120 मिलीग्राम पारे का होता है प्रेशर, 120, उसको नापिएगा पारे पे। तो प्रेशर उसमें ज्यादा रहता है। अब आप बताइए, प्रेशर ज्यादा है और इस नस को अगर भगवान ऊपर बना देता तो ये तो फाड़ के चमड़ा को निकल जाता, इसलिए भगवान इसे क्या कहता है, बहुत ही गहराई में डालता है। तो शरीर में जो अंदर देखिए, हाथ में जो ऊपर नस दिख रहा है वो धमनी नहीं है, जो अंदर मोटका मोटका दिख रहा है सब ना, वो धमनी है। वो शरीर के ज्यादा गहराई में होते हैं और मोटे होते हैं। मोटा क्यों होता है, क्योंकि भैया प्रेशर ज्यादा है। गहरा क्यों होता है, भैया प्रेशर ज्यादा है। इसमें किसी भी प्रकार का वाल्व नहीं लगाया जाता है। वाल्व उस दरवाजे को कहते हैं जो एक ही ओर खुलता है, दूसरे ओर नहीं खुलता है। जैसे आप हैंडपंप में चलाते होंगे तो पंप में एक वाल्व लगा होता है, नल में पानी नीचे से ऊपर खींच लेता है और वापस जाने नहीं देता है। कभी कभी वही वाल्व घिस जाता है तो पानी वापस चला जाता है। साइकिल में भी एक वाल्व लगा होता है कि हवा इधर से भरिएगा तो भर जाएगा और उधर से आने नहीं देगा। तो इसमें किसी भी प्रकार का वाल्व नहीं होता है। अब आप कहिएगा कि सर ये कैसे, तो देखिए इसमें वाल्व लगाने की जरूरत क्या है, क्योंकि जिस नस में ऐसे हार्ट अगर ब्लड को पंप किया है तो ससुरा अपने हुमच के पंप किया, उनको आने का सवाल पैदा नहीं होता है। तो भगवान वाल्व लगा लगा के वाल्व बर्बाद थोड़े करेगा। तो हार्ट इतना ना हुमच देता है, हुमचने का मतलब समझते हैं, सीबीएसई वाला ध्यान से समझेगा, हुमचने का मतलब ही नहीं समझेगा। तो एकदम हड़ा है कोच देता है एकदम कि जो उधरे रहो, तो पूरा तेजी से ब्लड उधर जाता है, लौटने का सवाल पैदा नहीं होता है। इसलिए इसमें वाल्व नहीं होते हैं। ये लाल रंग का होता है, इसमें ब्लड की मात्रा ज्यादा होती है और ये लाल रंग का होता है। समझ में? ये तो पहले बता दिए, इसमें शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त का मतलब ऐसा नहीं कि खूब साफ होगा, उस रक्त में ऑक्सीजन रहता है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त। अब देखिए कुछ लोग कहते हैं कि सर इसका एक अपवाद है। क्या अपवाद है? फुसफुस धमनी। फुसफुस मतलब होता है फेफड़ा, आपको श्वसन तंत्र में पढ़ा दिए, यानी पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज, फुसफुस धमनी को क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरीज। आप कहिएगा सर इसका एक अपवाद है। फुसफुस धमनी, ये तो धमनी है, धमनी में शुद्ध जाना चाहिए, लेकिन फुसफुस धमनी में अशुद्ध। अशुद्ध मतलब बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड जाता है। तो मेरे भैया ये अपवाद नहीं है, ये आपके कंसेप्ट की कमी है। देखिए हम आपको धमनी की मुख्य परिभाषा क्या बताए हैं, वह नस जो हार्ट से बॉडी के किसी पार्ट की ओर जाए। अब एक बात बताइए, हार्ट में जब ब्लड आता है तो वो पंप करने से पहले उस ब्लड को किसी पार्ट की ओर जाए। अब एक बात बताइए, हार्ट में जब ब्लड आता है तो वो पंप करने से पहले उस ब्लड को फेफड़ा को देता है कि रे रे भैया रे, इनमें ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीजन मिला। अब मिलाने के बाद तुम वापस दे, तब हम इसको पूरे शरीर में भेजेंगे। तब एक बात बताइए, हार्ट क्या डायरेक्ट बॉडी को देता है? नहीं, पहले वो फेफड़ा को देता है। फेफड़ा को क्या करता है? देता है। तब आप खुद सोचिए, हार्ट जिस नस के माध्यम से फेफड़ा को देगा, यानी हार्ट से वो कहां जा रहा है, फेफड़ा की ओर, तो हार्ट से बॉडी की ओर जा रहा है, तो वो तो धमनी है।
और वह धमनी है और वो किस लिए जा रहा है, ऑक्सीजन ले आने जा रहा है, यानी उसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब अशुद्ध है। तो वो तो अशुद्ध होगा ही होगा क्योंकि वो तो ले आने जा रहा है। तो आप केवल शब्द को पकड़ते हैं कि सर धमनी है, इसमें अशुद्ध क्यों है। कंसेप्ट से समझेंगे तो ये अपवाद नहीं, ये कंसेप्ट है, समझ में आया। तो अमूमन धमनी में कैसा खून जाता है, शुद्ध। शुद्ध का मतलब उसमें ऑक्सीजन मिला हुआ रहता है। लेकिन फेफड़ा वाली धमनी में हार्ट जो भेजता है वो ऑक्सीजन में ले आने के लिए भेजा होता है। अतः फेफड़ा वाली धमनी, पल्मोनरी आर्टरीज यानी फुसफुस धमनी में क्या रहता है, वो धमनी है किंतु उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ये आप धमनी की परिभाषा समझ गए होंगे। धमनी में वाल्व क्यों नहीं होता है, क्योंकि इतना ना हुमच के फेंके रहता है कि वापस आने का सवाल पैदा नहीं होता है। तो ये धमनी समझ में आ गया होगा आपको। अब हम समझते हैं सिरा के बारे में। सिरा को इंग्लिश में कहते हैं वेन्स। इसको ट्रिक से याद करने की जरूरत क्या है, इसको याद कर लिए तो इसी का बस उल्टा है। क्या कि भैया बॉडी से वापस लाएगा जब, तो बॉडी से वापस लाने वाले नस को हम क्या कहते हैं, सिरा। ये किधर ले आता है, हार्ट की ओर। तो ये बॉडी से हार्ट की ओर ले आता है। इसका जो प्रेशर होता है वो प्रेशर कम होता है। कितना होता है, तो 80 होता है। प्रेशर कितना होता है, 80 होता है। अब आप कहिएगा कि ससुरा इसका प्रेशर वहां घट कैसे गया, तो समझिए कैसे घट गया। आप कोई बॉल लीजिए, उस बॉल को किसी दीवार पर मारिए, तो जिस प्रेशर से ससुरा जाएगा क्या टकरा के उसी प्रेशर से आएगा, नहीं, थोड़ा ना घट ना जाएगा। तो जो हार्ट है ये हुमच के मारा है 120 पर, तो उतने उधर से थोड़े आएगा, आएगा आराम आराम से आएगा। तो इसका प्रेशर कम होता है। अब ससुरा प्रेशर कम होता है ना, तो भगवान को लग गया इस बात का डर कि कहीं ससुरा प्रेशरवा इतना न कम हो जाए कि ब्लडवा उन्हीं का उन्हीं रहले रह जाए, चाहे टकरा के ऐसे आए और प्रेशरवा घट जाए तो वापस लौट जाए। तो पता चला ब्लड पंप किया पैर की ओर, ससुरा पैरे में रह गया, तो इतना मोटा हो जाएगा पैरवा, ले भाई फाइलेरिया टाइप का, तो वो तो दूसरी बीमारी है। तो भगवान बहुत होशियार था, देखा कि ससुरा जो पंप करता है ये पंप, तो इसमें प्रेशर कम होता है, इसीलिए इसमें एक वाल्व लगा देता है। वाल्व देखिए ध्यान से, ये यही है वाल्व। ये वाल्व क्या होता है कि ब्लड जब इधर जाएगा तो ये तो खुल जाएगा, और गलती से लौटेगा, लौटने के लिए देख रहे हैं, लौटने के टाइम पे उल्टा प्रेशर लगेगा। उल्टा प्रेशर लगने के कारण भग देना बंद हो जाएगा। भग देना बंद हो जाने का मतलब समझते हैं, सडनली क्लोज डाउन, तो सडनली क्लोज हो जाएगा वाल्व में। तो चूंकि इसका प्रेशर कम होता है ना, इसलिए भगवान होशियार था, कहीं ससुरा लौट गया तब डाल दिया वाल्व कि लौट, अब तुम लौटिए नहीं पाएगा। और जब लौट नहीं पाएगा तो अगली बार हार्ट न और हुमच के मारेगा, तो उसके बाद वाले जो ब्लड आए हैं सर इसको ठेल लेके चल जाएंगे। सर चल चल बकलवा यहाँ क्या रुका था, चल चल चल, वहाँ चाचा बुलाए हैं, हार्ट चाचा, हार्ट दिल, समझे आपको। तो ये इसका प्रेशर कम होता है, इसीलिए इसमें वाल्व होता है। प्रेशर कम होने के कारण भगवान इसको बहुत पतला बनाया है, कहा कि इसका प्रेशर कम है, ये थोड़े ना फटेगा कि इसको इतना मोटा करना है, और पतला भी बनाया है और त्वचा के ठीक नीचे रखा है इसको। इसलिए जो आपको ये नसें दिखती हैं ना, ये नसें सिरा नहीं है, ये धमनी है। ये पतली है, इनका रंग हल्का नीला दिखता है, लाल नहीं दिखता उनकी तरह, नीला। यहाँ हल्का हल्का जो दिखता है वो धमनी होती, सिरा होती है, उनमें प्रेशर उतना तगड़ा नहीं होता है। समझ आ गया आप लोग को। तो ये ऊपर वाला जब नस कट जाता है ना, तो इसमें फुचुर फुचुर पानी फेंकता है, हल्का हल्का ब्लड निकलता है, धीरे धीरे फेंकता है। और वही अगर अंदर वाला कट गया ना कचकचा के, तो फेंकेगा एकदम भयानक। इसलिए जब मीट मांस वाला मुर्गा काटता है या बकरा काटता है, तो देखिएगा यहाँ का पहले चमड़ा काट देगा। इसे चमड़ा काटने के बाद ये जो मेन नस दिख रही है, एक इधर मेन नस दिख रही है, चमड़ा काटने के बाद उस नस को काट देगा, तो आपको एक आवाज सुनाई देगी प्रेशर का, उसमें से ब्लड निकलने का। और अगर वही नहीं कटेगा ना, तो बेचारा तड़पेगा, बहुत जल्दी मरेगा नहीं। फिल्म उलिम में देखिएगा ना, लड़की सब नौटंकी करती है, सब तुमने मुझे धोखा दिया, जाओ मैं अपना नस काट लूंगी। ससुरी घुसियाती है सब, तो नसवा काट लेती है, बकलोलिया। ऊपर वाला सिरा काहे काट रही है, कचकचा के काटना एकदम धमनी, तब समझ में आएगा। आपको कोई अगर ब्लैकमेल करे ना, जब मैं हाथ काट लूंगी, ससुरी को कहिएगा ना, तो ससुरी धमनी काट, धमनी, ये वाला धमनी काट, नहीं काटेगी, बहुत होशियार होती है ससुर। तो आपको कोई इस तरह से उलझाए तो उलझिएगा नहीं, किसी को लाइफ में मनाइएगा मत। एक बार मना दिए ना, जिंदगी भर मनाना पड़ेगा, नहीं तो हर 2 मिनट पर उठेंगे लोग, हाँ हम खाना नहीं खाएंगे, छोड़ दीजिएगा भूखले,
अब कितना दिन कोई भूखे रहेगा? जब जब याद आएगा कि अशुद्ध रक्त जाता है। अशुद्ध का मतलब ये जो ब्लड गया था वो तो ऑक्सीजन बांट के चला गया, अब वापस आ रहा है तो इसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसमें क्या चीज है? CO2 है। अशुद्ध रक्त में क्या हो जाता है? CO2 होता है, तो वापस लाता है। तो जितने भी सिरा है उसमें अशुद्ध रक्त जाता है। कौन सा रक्त? अशुद्ध रक्त। अब कुछ लोग का CO2 होता है, तो वापस लाता है। तो जितने भी सिरा है उसमें अशुद्ध रक्त जाता है। कौन सा रक्त? अशुद्ध रक्त। अब कुछ लोग कहते हैं कि भैया अपवाद है। क्या है? अपवाद। अपवाद क्या है? फुसफुस सिरा, यानी फेफड़ा से आने वाली सिरा, क्योंकि उसमें तो अशुद्ध नहीं शुद्ध रक्त जाता है, उसमें ऑक्सीजन रहता है। तो फिर वही बात, कॉन्सेप्ट की कमी है। एक बात बताइए बाबू, अगर शरीर के किसी बॉडी पार्ट से हार्ट की ओर आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? सिरा। अब फेफड़ा से दिल की ओर आ रहा है तो वो तो सिरा है, और कहां से आ रहा है? फेफड़ा से, इसलिए उसे क्या कहेंगे? फुसफुस सिरा, यानी फेफड़ा वाला सिरा, पल्मोनरी वेन्स। अब आप बताइए, फेफड़ा से आ रहा है तो ऑक्सीजन लेके ना आएगा, तो आप बताइए जब ऑक्सीजन लेके आ रहा है तो अशुद्ध कैसे होगा? वो तो शुद्ध हो जाएगा। तो वो अपवाद का है, वो तो कॉन्सेप्ट है कि फेफड़ा से आने वाला सिरा CO2 नहीं ले आता है बल्कि ऑक्सीजन ले आता है, इसीलिए उसको लोग अपवाद कहते हैं। समझ में गया? इतना नहीं दिमाग लगा सकते हैं तो जो ट्रिक बताए थे, धनी लोग शुद्ध होते हैं, उसे याद रखिएगा। अपवाद में याद रखिएगा फेफड़ा, बस फेफड़ा के समय उल्टा कर दीजिएगा। इतना समझ में आया आप लोग को? ये सिरा धमनी। अब आप समझाते हैं आपको कि ब्लड कैसे जाता है। महाधमनी, महासिरा इत्यादि क्या होते हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर समझाते हैं आगे। देखिए अब बॉडी, तो आपने देखा, आप अगर अभी तक धमनी और सीरा का जो अंतर है बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम धमनी और सीरा पे सवाल सॉल्व कराएंगे। क्योंकि देखा, ये अपने धमनी और सीरा पढ़ लिया है। निम्न में से कौन धमनी के संबंध में सत्य नहीं है, यानी कि धमनी के बारे में सत्य कथन नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट आर्टरी। आर्टरी को ही हम लोग धमनी बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, यह रुधिर को हृदय से दूर ले जाता है। इट दिस टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। हाँ, सही बात है। धमनी में क्या होता है कि हार्ट से खून बॉडी की ओर बहता है, तो हुआ ना हृदय से दूर। तो ये स्टेटमेंट सही है। यह रुधिर को हृदय के पास लिया जाता है, नहीं, ये गलत है। हृदय के बॉडी से हार्ट की ओर खून किस में आता है? सीरा में। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत, यानी कि यही करेक्ट नहीं है। और भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं ऐसे। इसमें रुधिर अधिक दाब और गति पर बहता है धमनी में, तो बोलते हैं हाँ, धमनी में चूँकि हार्ट पंप करता है, बहुत तेज़ी से पंप करता है, तो बहुत ही अधिक दाब और तेज़ी में बहता है, इसी कारण इसमें कोई वाल्व भी, कपाट नहीं लगा रहता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, सिर्फ ये गलत है। ये बात किसके लिए सही है? सीरा के लिए। और धमनी का सारा फंक्शन किस में अलग हो जाएगा? सीरा में। फिर यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन सीरा के संबंध में सत्य नहीं है? सीरा के बारे में कौन सत्य नहीं है? सीरा को क्या बोलते हैं? वेन। यह रुधिर को हृदय के पास ले आता है, ये सही है। हमने बताया था सीरा में क्या होता है कि बॉडी से खून किसके पास आता है? हार्ट की ओर आता है, और बहुत ही, और ये गति कैसा रहेगा? कम। दाब कैसे रहेगा इधर आने का? कम। इसी कारण यहाँ पर क्या लगा रहता है? वाल्व। इसमें कौन सा खून बहता है? इम्प्योर, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो। तो देखते हैं, यह रुधिर को हृदय के पास ले जाता है, ये सही है। इसमें रुधिर कम दाब और गति पर बहता है, ये भी सही है। इसमें कपाट होता है, ये भी सही है। यह शरीर के अधिक गहराई में स्थित होता है, यह गलत है। तो ये नॉट करेक्ट है, ये वाली ऑप्शन हो जाएगी। भाई, शरीर के बहुत ही गहराई में क्या होता है? धमनी। तभी तो का आंसर बोल रहे हैं, धमनी काट, धमनी सिरा क्यों काट रही है। फिर यहाँ पे देखो, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको देखिए। डैश में अशुद्ध रुधिर प्रभावित होता है, ए डैश फुल इन प्योर ब्लड। देखो, प्योर ब्लड किस में फ्लो होता है? धमनी में, और एक और जगह फ्लो होता है। देखो, प्योर ब्लड फ्लो होता है धमनी में, कैसा ब्लड फ्लो होगा? प्योर ब्लड। लेकिन फुसफुस धमनी में इम्प्योर ब्लड। और तुमको सीरा में कैसा होगा? इम्प्योर ब्लड, लेकिन फुसफुस सीरा में प्योर ब्लड। जहाँ पे फुसफुस लग जाए, फुसफुस मतलब लंग्स से प्रभावित हो, लंग्स के आसपास, तो वहाँ पे उल्टा चीज़ हो जाएगा।
तो यहाँ पे याद रखेंगे इम्प्योर ब्लड किसमें फ्लो होगा, तो इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है दो ही चीज़ में, एक तो सीरम में और एक फुसफुस धमनी में। तो क्या हो जाएगा, ये बी खाली, ओनली बी। याद रख लेंगे प्योर ब्लड फ्लो होगा, सुन लीजिए, प्योर ब्लड फ्लो होगा धमनी में और फुसफुस सीरम में, लेकिन इम्प्योर ब्लड फ्लो होगा, इम्प्योर ब्लड बहेगा एक तो सीरम में और फुसफुस धमनी में। यहाँ पे कह रहा है जब रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है तब इसे क्या कहते हैं, व्हेन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड इज हाई देन इट इज़ कॉल्ड। मान लीजिए कोई ब्लड है, इसमें ऑक्सीजन बहुत है, तब ऐसे ब्लड को क्या कहेंगे, प्योर ब्लड। और जब ये रक्त है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, देखो ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया तो प्योर ब्लड, और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया तो इम्प्योर ब्लड। ये प्योर ब्लड किस में बहता है, धमनी में और फुसफुस सीरा में, और इम्प्योर ब्लड किस में बहता है, सीरा में और फुसफुस धमनी में। तो ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो जब खून में तो क्या हो जाएगा, प्योर ब्लड। यहाँ पे बोल रहा है डैश में उच्च दाब के साथ खून बहता है, इन डैश ब्लड फ्लोज विथ हाई प्रेशर। ब्लड किस में बहुत ही तेज़ी दाब में बहता है, धमनी में, क्योंकि धमनी में खून कहाँ से पंप होता है, हार्ट से पूरे बॉडी की ओर, और हार्ट बहुत तेज़ी से पंप करता है, इसी कारण इसमें कपाट भी नहीं लगा रहेगा। सीरा में कम दाब पे बहता है। यहाँ पे बोल रहा है अशुद्ध रक्त में डैश की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, द अमाउंट ऑफ डैश इन इम्प्योर ब्लड इज रिलेटिवली हाई। अशुद्ध रक्त में किसकी मात्रा ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की, नहीं, ऑक्सीजन की मात्रा शुद्ध रक्त में होती है, शुद्ध रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। और अशुद्ध रक्त किस में बहता है, इम्प्योर ब्लड, एक तो सीरा में यानी कि वेन में, और एक आप बताइए किस में, फुसफुस धमनी में, फुसफुस धमनी में। फिर यहाँ पे विच इज द मेन फंक्शन ऑफ द वाल्व इन द वेन। सीरा में उपस्थित कपाट का मुख्य कार्य क्या है, हम बताएं ना कि सीरा में खून कैसे बहता है, बॉडी से हार्ट की ओर। तो बॉडी बहुत ही कम दाब और गति से खून को क्या करता है, पंप, इसी कारण यहाँ पर एक वाल्व लगा दिया जाता है ताकि ये खून वापस बॉडी की ओर घूम के ना आ जाए। तो क्या होगा इसमें, ये सही होगा ऑप्शन, यह रुधिर को विपरीत दिशा में जाने से रोकता है। देखो रुधिर को विपरीत दिशा में जाने से रोक दे, इसी कारण यहाँ पर क्या लग रहता है, कपाट। शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन होती है, तो देखो धमनी तीन प्रकार की होती है शरीर में, एक होती है महाधमनी, एक होती है धमनी, एक होती है फुसफुस धमनी, जिसमें इस दोनों में तो क्या कैसा खून बहेगा, प्योर ब्लड। धनी आदमी है तो धनी आदमी के शरीर में कैसा खून बहता है, शुद्ध, और फुसफुस धमनी में इम्प्योर ब्लड। लेकिन इसका इंग्लिश में भी नाम याद रखना है, अरोटा आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज। तो याद रखेंगे सबसे बड़ी जो आर्टरीज यानी कि धमनी होती है उसका नाम है अरोटा। क्या है, अरोटा। सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, अरोटा, जिसको हिंदी में महाधमनी भी बोलते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा धमनी है। ये तीन प्रकार का धमनी है, इन दोनों में प्योर ब्लड बहेगा, इसमें इम्प्योर ब्लड। लेकिन जो सबसे बड़ा धमनी है, जो सबसे बड़ा साइज में धमनी है, उसी का नाम है अरोटा। ठीक है, अरोटा। तो इस वाले चैप्टर में हमने आपको पूरा बता दिया धमनी, सीरा, कोशिकाएं के बारे में। आगे हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ेंगे।